Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, who is most precious and most merciful. Today we discuss about chemistry presentation. Myself Ahsan Raza. The instructor is Ma'am Sadaf Javed. The topic which we represent today is organic compounds. History and theory. Initially 1828, it considered that organic compounds obtained from living things such as plants and animals. बिफोर 1828 ये कंसीडर किया जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन होते हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। और जो कंपाउंड्स ऑब्टेन हो रहे थे उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मौजूद थे। बट इन 19th century, said Swedish chemist Jacob Berzelius put forward vital force theory. What is vital force theory? Vital force theory, according to this theory, organic compounds could not be prepared in laboratories because they were supposed to synthesize under the influence of mysterious force called a vital force. वाइटल फोर्स थ्योरी उसने पेश की जिसमें यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास लेबोरेटरीज में तैयार नहीं होते क्योंकि वो सिंथेसाइज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीशियस फोर्स, एक ख़ास फोर्स के तहत बनते हैं। और उसने उस फोर्स को वाइटल फोर्स कहा और उसकी उस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी करार दे दिया गया। बट इसकी थ्योरी को वुलर ने रिजेक्ट किया जब उसने लैब में यूरिया प्रिपेयर किया। बट बिलो 1828, when the Wohler synthesized the first organic compound urea from the inorganic compound by heating ammonium cyanide, वुलर ने अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था वो लैब में इसका वर्क कर रहा था, तो उसने इसको जब हीट किया तो उसके बाद अरेंजमेंट हुई तो उसने देखा कि उसके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था प्रिपेयर हुआ। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी उस टाइम कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं की गई। उसके बाद भी यही कंसीडर किया जा रहा था अभी तक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। बट कंप्लीटली रिजेक्ट किया इसको कोल्ब ने। जब कोल्ब ने 1845 में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया ना जब लैब में, उसने कहा हाँ भाई वुलर बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में भी तैयार किए जाते हैं, जिसकी मदद से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इंट्रोडक्शन। What is organic compound? It is a branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbon and their derivatives called organic compounds. All the covalently bounded carbon and hydrogen are their essential constituents. There are four formula of the organic compounds: molecular formula, structure formula, condensed formula, dot cause formula. Organic compound ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी करती है हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करती है और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करती है। और कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियली कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं और इनके चार फार्मूले जो कि स्पेसिफिक फार्मूलाज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट क्रॉस फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला वो है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है डिफरेंट एटम्स की ऑफ वेरियस एलिमेंट, यानी कि वेरियस एलिमेंट्स जो कि हैं हमारे पास उनकी अरेंजमेंट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला में आती है। जैसे कि ब्यूटेन है हमारे पास, इसकी एक ये स्टेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, आइसो ब्यूटेन है और एन ब्यूटेन है, मगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कंडेंस फार्मूला जो हमारे पास है ब्यूटेन का, नेक्स्ट जो ये डायग्राम में है कि इसके अंदर ये देखें ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंस टुगेदर टू ईच अदर एटम इन अ स्टेट चेन और ब्रांच चेन। ब्रांच में भी हो सकती है, स्टेट में भी हो सकती है, मगर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल एटम्स के होंगे या एटम्स होंगे वो ज्वाइन होंगे फॉर्म में, बल्कि स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि वो ज्वाइन नहीं है लेकिन कंडेंस में वो ज्वाइन है। डॉट क्रॉस फार्मूला की बात करते हैं तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का देखें रेड कलर का डॉट, वो हाइड्रोजन एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इधर से कार्बन ब्लैक डॉट है जो कि उसको कर रहा है, यानी कि डॉट क्रॉस फार्मूला ये।
नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, ओपन चेंज और क्लोज चेंज। ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक जिनके एंड वाली कार्बन जो कि किसी और एटम के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ ज्वाइन नहीं होती, वो फ्री होती है। अब ओपन चेन हमारे पास आगे से दो डिवाइड है, जो कि स्टेट और ब्रांच चेन में कंपाउंड है। स्टेट चेन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन जो है वो एक सिंगल लाइन यानी कि एक लाइन में मौजूद होती है, उसकी ब्रांच कोई नहीं होती। और उसके बाद ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो है ब्रांच मौजूद होती है। जिस तरह के ये हमारे पास एक ब्यूटेन का फार्मूला है, ये एक स्टेट चेन फार्मूला है और एक ब्रांच चेंज है। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होने की वजह से ओपन चेंज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ब्रांच और स्टेट चेन। उसके बाद क्लोज चेन की बात करते हैं तो क्लोज चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी एंड वाली कार्बन जो है वो फ्री नहीं होती, वो किसी ना किसी कंपाउंड के साथ अटैच हुई होती है। और इसको भी आगे दो फर्दर मोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आते हैं। पहले बात करेंगे होमोसाइक्लिक की। तो होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर रिंग मौजूद होता है और वो रिंग एक ही एटम का मौजूद है, यानी कि एक ही एटम का एक ही मॉलिक्यूल का रिंग बना होगा। जैसे कि हमारे पास कार्बन का रिंग अगर देखते हैं तो 6 कार्बन का रिंग हमारे पास मौजूद है। तो हम देखते हैं पहले हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, जिस तरह वो एक होमोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक भी आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है, एरोमेटिक और अलीसाइक्लिक। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो। जिनकी मैंने बात की, होमोसाइक्लिक वो हैं जो कि एक रिंग हो और उनका ख़ास मखसूस एक ही एटम से मिलकर इनका रिंग बना हो, जिस तरह कार्बन का रिंग होता है, बेंजीन होता है। ठीक है, इस तरह एरोमेटिक ऐसे हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए, यानी कि 6 कार्बन मौजूद हो उस रिंग में, तो फिर उसको एरोमेटिक कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन की, नेफ्थलीन की। उसके बाद एलिसाइक्लिक जो कि होमोसाइक्लिक की आगे ब्रांच है, इसमें यह है कि बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा, उसके अंदर और कोई रिंग मौजूद होगा या और एटम जो थे वो एक रिंग में होंगे मगर बेंजीन रिंग उसमें नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन आती है 4 कार्बन वाली, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन आएगी 6 कार्बन वाली, सॉरी 6 कह रहा हूँ, हाँ 6 कार्बन वाली हेक्सेन। उसके बाद बात करते हैं हेट्रोसाइकिल की। हेट्रोसाइकिल ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्बन के रिंग मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमो में एक एटलीस्ट 1 कार्बन रिंग मौजूद होना चाहिए, मगर हेट्रो में एक या एक से ज़्यादा कार्बन के साइकिल मौजूद होंगे, रिंग मौजूद होंगे, उसको हम हेट्रोसाइकिल कहेंगे। जिसके अंदर इसकी एग्जांपल है थायोफीन है, पिरिडीन है, फ्यूरेन एक्सेट्रा। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको हम क्लियरली देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासीफाई हुए हैं आगे दो ब्रांचेस में, ओपन चेन और साइक्लियन के क्लोज चेंज। ओपन चेंज आगे स्टेट में और ब्रांच में, साइक्लिक आगे होमो और हेट्रो में, और होमोसाइक्लिक आगे अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन की। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू नो दैट कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी बहुत बड़ी एक करैक्टर है जहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन हो रहे हैं। उसके बाद कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन की में ये है कि जो हमारे पास कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो तो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है पहली बात, और ये मेड अप हुए होते हैं फ्यू एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, कंपोजिशन इसकी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब कवलेंट लिंकेज, एक ड्यू टू दे हैव मे बी पोलर और नॉन पोलर, दे कंटेन अ कवलेंटली बाउंडेड। कवलेंटली बाउंड है जिसकी वजह से पोलर और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। उसके बाद सोलोबिलिटी की बात करते हैं इनकी, तो सोलोबिलिटी की ये है कि ये नॉन पोलर हैं, तो जिसकी वजह से सोलोबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के, जैसा कि बेंजीन, उसके बाद अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं जब,
तो ड्यू टू कवलेंट बाउंड, क्योंकि इनके अंदर हमें पता है कि कवलेंट बाउंड होता है मौजूद, और कवलेंट बाउंड मौजूद होने की वजह से ये पुअर कंडक्टर हैं। और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ड्यू टू द covalent linkage, you know that they have a slow reaction and they require conditions such as temperature, pressure और catalytic to fast the reaction. Stability की बात करते हैं, ये less stable है due to the lower melting and boiling point, less stable है, इनकी melting boiling point low होते हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टर थे हमने देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद बात करते हैं सोर्सेज की, हमारे पास ये कैसे आते हैं। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट दे आर फोर मेजर कंपाउंड्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। पहले बात करेंगे कोल की। कोल हमारे पास ब्लैकिश कंप्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन वगैरह। जब डेथ एनिमल्स या प्लांट मिलियन ईयर अंडर द अर्थ रहते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, उसकी मदद से हमारे पास कोल आता है, और कोल एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम हमारे पास डार्क ब्राउनिश और ग्रीन कलर्ड विस्कस लिक्विड है। ये एक लिक्विड है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स करते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि उनको बॉयल करते हैं, उनकी तहत उनके फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कर उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, और उसको हम पेट्रोलियम का एक नाम देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो ये मिक्सचर होती है लोअर और हाइड्रोकार्बन्स की, और इसके अंदर 85% जो है वो मीथेन मौजूद होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर अदर जो है मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और उसके अलावा उसका रीजन जो है इट्स सिमिलर दैट अ कोल और पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर हाउस, एज यू नो दैट। और उसके बाद प्लांट जो है हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है, यू नो दैट। लिविंग सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की, दैट प्लांट प्रोड्यूस कोल एंड पेट्रोलियम, यू नो दैट। लिविंग जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स देते हैं। और जैसा कि डेथ प्लांट मैंने बात की है कि कोल, जैसा कि जब उनकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है उसकी मदद से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट देखें हमें, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल से जो मिल रहे हैं हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और उसके बाद प्लांट्स में लिविंग में आपको बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट जिस तरह, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स। उसके बाद डेथ प्लांट्स जो हैं वो कोल, पेट्रोलियम और गैस। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बट वी ओनली डिस्कस फॉर फ्यू compounds, uses of organic compounds as food. We know that we eat milk, egg, meats. They contain highly compounds of proteins, vitamins, and they are belongs to organic compound. Use as house material, जैसे we wear clothes, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। उसके अंदर नायलॉन है, डेक्रोन वगैरह, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये हम घरों में यूज़ करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है। उसके बाद यूज़ एज फ्यूल, एज यू नो दैट ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक पर्पस आर यूज फॉर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एज यू नो दे आर फॉसल फ्यूल्स कॉल्ड। हमारी जो है ट्रांसपोर्ट जितनी भी है सारी इनके ऊपर चल रही है, कोल के, पेट्रोलियम के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर चल रही है, पेट्रोल के ऊपर, और ये हमारे पास फॉसल फ्यूल्स है। यूज एज मेडिसन, यू नो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज मेडिसन, और ये मोस्टली लाइफ सेविंग होती हैं। और उसके अलावा सच एज एंटीबायोटिक्स, यू नो, इनहेबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इन्फेक्शन द डिजीज़ आर सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्रीज वगैरह। तो ये हमारे पास मेडिसिन में बहुत हैवी यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, सच एज रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स और पेंट्स वगैरह में। दैट्स फिनिश, थैंक यू सो मच।